पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियानिन सेट के जितने भी लोग थे वो सभी तैयार हो चुके थे वांग से फाइट करने के लिए। लेकिन तब वहां पर वांग आ जाता है जिससे लड़ने के लिए 3 कोर मेंबर आए थे टैंग फैमिली के। उन लोगों को लग रहा था कि वांग कोई कमजोर कल्टीवेटर होगा तो वो उसे आसानी के साथ मार देंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। वांग ने सबसे पहले तो उनके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय किया था, उसके बाद वो उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जो देखकर तो तीनों के तीनों कोर मेंबर एकदम ज्यादा घबरा चुके थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग ने एक कोर मेंबर को मारकर उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, जो देखकर बाकी कोर मेंबर वहां से भाग रहे होते हैं। उनकी तो फटकर 4 हो चुकी थी कि ये वांग इंसान नहीं शैतान बन चुका है। वांग उनसे कहता है, क्या हुआ कोर मेंबर, मेरे से डर गए क्या, भाग क्यों रहे हो? इसके बाद वांग वहां पर अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा अटैक उस कोर मेंबर पे करता है जिसने बॉल फेंका था कि वो उस रेड लाइटनिंग के बीच में ही कैद हो गया होता है। जिसके बाद वांग धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ते जा रहा था। वो बॉल वाला कोर मेंबर वांग के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सीनियर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको कोई और ही समझ लिया था। मैंने आपके ऊपर जितना भी अटैक किया उन सभी के लिए मैं आपके सामने झुककर आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं आज से जिंदगी भर आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा और जिंदगी में कभी भी आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। बस आप यहाँ पर मेरी जान बख्श दो, यहाँ तक कि मैं आपको अपनी सोल भी देने के लिए तैयार हूँ। इससे तो आपको यकीन ही हो जाएगा कि मैं आपके साथ कभी भी गद्दारी नहीं करूंगा। बस आप प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर दो और मुझे जिंदा छोड़ दो। लेकिन वांग कह रहा होता है, टैंग फैमिली से जो भी जुड़ा होगा उससे मैं अपना गुलाम बनाऊं नहीं, मैं सबकी जान ले लूंगा, उसी तरह से तुम्हें भी मरना होगा। ये देखकर वो बाउल वाला कोर मेंबर समझ चुका था कि यहाँ पर वांग नहीं मानने वाला। वो वहां पर अपने अटैक को एक्टिवेट करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ताकि कम से कम वो आखिरी अटैक तो कर सके। क्या पता इस अटैक को लगने के बाद उसे मौका मिल जाए यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने का। लेकिन वांग ने तो अपनी रेड लाइटनिंग की मदद से बस एक ही अटैक उस कोर मेंबर पे क्या कर दिया था कि वो कोर मेंबर वहां पर खत्म ही हो जाता है। वांग उसे मारने के बाद भी नहीं रुकता, जैसा कि उसने पिछले वाले कोर मेंबर को मारकर उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, ऐसा ही वो इसके साथ भी करता है। इसको भी मारकर वांग ने उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, जो देखकर तीसरा वाला कोर मेंबर तो लेटे लेटे ही पागल हो गया था कि अब मेरा नंबर आने वाला है, मेरे पास भी अब गिनती के कुछ ही सेकंड बचे हैं इस दुनिया में रहने के। वो कहता है, आखिर वांग तू मुझे बता कि तू इंसान है या मॉन्स्टर है? तेरी जैसा शैतान आदमी मैंने आज तक कभी नहीं देखा, आखिर तू इतना रूथलेस कैसे हो सकता है? जिसके बाद वो कोर मेंबर भागते हुए वहां से अपनी जान बचाकर निकलने लगता है। उसने सारे के सारे तियानिन सिटी के डिसाइपल जो थे उन सभी से कह दिया था कि जाओ इस वांग पे हमला करो, हमसे कुछ नहीं होने वाला इस वांग का, तुम लोग ही जाओ, सारे लोग एक साथ हमला करेंगे तो हो सकता है कि ये वांग यहाँ पर मारा जाए। इसलिए अब देखते ही देखते पूरी सिटी वहां पर तैयार हो चुकी थी वांग के ऊपर अटैक करने की। वांग कह रहा होता है, यहाँ पर इनके एल्डर वगैरह से तो कुछ नहीं हुआ, अब यहाँ पर डिसाइपल आकर मुझ पर अटैक करेंगे, लगता है इन लोगों की औकात कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। जिसके बाद वांग वहां पर दोबारा से रेड लाइटनिंग की पावर को एक्टिवेट करता है और इस बार की उसकी पावर इतनी ज्यादा भयंकर थी कि सारे के सारे लोग, गिनती चुनती के कम से कम 1000 लोग होंगे, वो सारे के सारे डिसाइपल एक एक करते हुए वहां पर मारे जा रहे थे। वांग को तो उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं थी, रेड लाइटनिंग की पावर ढूंढ ढूंढ कर सारे डिसाइपल को वहां पर मार रही होती है। डिसाइपल की लाशों का समुद्र बिछ गया था वहां पर बस एक ही अटैक के अंदर। मानना पड़ेगा वांग के गुस्से के सामने कोई नहीं टिक सकता। दूसरी तरफ जाओ की जो वाइफ होती है वो जाओ से कह रही थी, आप आवाज सुन पा रहे हैं ना, बाहर कितनी ज्यादा तबाही आ चुकी है, बाहर की तबाही की आवाज तो बढ़ते ही जा रही है। तब वहां पर वो तीसरा वाला एल्डर आता है जो वांग से बचकर भागा था और जाओ की जो वाइफ होती है वो तीसरे वाले एल्डर की ही बेटी है। वो अपने फादर को इतना बुरी तरीके से पिटा हुआ देखकर घबरा जाती है कि क्या हुआ इसे। वो जो एल्डर होता है जल्दी से वहां पर अपनी बची हुई जो पावर थी उसका इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्ट होने वाला एक पोर्टल बनाता है और अपनी बेटी से कह रहा होता है, जो बंदा यहाँ पर आया है ना वो इंसान नहीं शैतान है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, मैंने ये पोर्टल बना दिया है। ये पोर्टल जाओ कंट्री से बहुत दूर जाकर खुलता है, तुम जाओ कंट्री से इतनी दूर चली जाना कि तुम्हारे ऊपर साया भी ना पड़े जाओ कंट्री का, वहीं जाकर तुम बच सकती हो। मैं नहीं चाहता कि वो शैतान तुम्हारी भी यहाँ पर जान ले ले। माफ कर देना, तुम्हारा फादर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जो तुम्हें बचा सके, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम मेरी चिंता मत करो, बस यहाँ से चली जाओ। जाओ की वाइफ कह रही होती, नहीं मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं आपको साथ में लेकर जाऊंगी, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन वो एल्डर वहां पर सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो समझ चुका होता है कि मेरी जो बेटी
बेटी है वो इस जाओ की वजह से नहीं जाना चाहती। ये जाओ हमारी टैंग फैमिली से इतनी ज्यादा नफरत करता है, इसलिए मेरी बेटी को यहाँ से ऐसे जाने, ये तो खुद चाह रहा होगा कि मेरी बेटी भी उस वांग के हाथों मारी जाए, इसलिए सबसे पहले मैं इस जाओ का ही खेल खत्म कर देता हूँ। उसके बाद हो सकता है कि मेरी बेटी जाओ कंट्री को छोड़कर चली जाएगी। वो जैसे जाओ के ऊपर हमला करने वाला होता है, बीच में उसकी बेटी आकर उससे रोक लेती है कि नहीं फादर आप ऐसा नहीं कर सकते। तब अपनी बेटी के खातिर वो जो कोर मेंबर होता है जाओ से कह रहा था, मेरी बेटी की वजह से आज मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू आज के बाद भी हमारी टैंग फैमिली से जुड़ा रहेगा। आज के बाद तेरा मेरी बेटी से सारा रिश्ता खत्म है, वो तेरी कोई लेने देने की नहीं है। तेरा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता आज पूरी तरह से मैं खत्म करता हूँ, निकल जा तू यहाँ से। जो सुनकर जाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में वहां से जाने लगता है अपनी वाइफ को छोड़कर। उसकी वाइफ भागते हुए उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ के कह रही होती, नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, चाहे किस दुनिया के कोने में क्यों न चले जाओ आप। तब अपनी बेटी के खातिर वो जो कोर मेंबर होता है जाओ से कह रहा था, जाओ देखो मुझे पता है कि हमारी टैंग फैमिली ने तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत बुरा किया है, जो कि भरपाई के लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी बेटी तुम्हारे साथ जा रही है तो तुम हमेशा उसका ख्याल रखना, उसे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, वो दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ तुमसे ही प्यार करती है। जिसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ जाओ और उसकी वाइफ दोनों को पोर्टल के अंदर फेंक देता है ताकि वो दोनों जाओ कंट्री से बहुत दूर चले जाए। उन दोनों के वहां से जाते ही वांग ढूंढते हुए उस कोर मेंबर को यहाँ पर भी आ चुका था। वो पूरा घर वर तबाह करके उस कोर मेंबर को ढूंढ रहा होता है कि आखिर ये कहाँ छुप कर बैठ गया। तब ये देखकर वो जो तीसरा वाला कोर मेंबर होता है वो अपनी स्वॉर्ड वहां पर निकाल लेता है और वांग से लड़ने के लिए तैयार था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ पर अपनी आखिरी सांस तक के वांग से लड़ेगा और वो यहाँ पर मर भी जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी बेटी को तो यहाँ से दूर भेज दिया, वो मर जाए लेकिन उसकी बेटी तो यहाँ पर जिंदा ही रहेगी। ये वांग टैंग फैमिली के सारे लोगों को मारना चाहता है ना, लेकिन मेरी बेटी तो बची रहेगी, वो भी टैंग फैमिली की है, लेकिन वो इसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। जिसके बाद वांग वहां पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को निकाल लेता है जो कि बहुत बड़ी थी। वो वहां पर उसे निकालते हुए कह रहा होता है, मरने वाले को भाग भाग कर अपनी तकलीफ और नहीं बढ़ानी चाहिए, अपनी मौत स्वीकार करो और मर जाओ यहाँ पर। जिसके बाद वो फ्लाइंग स्वॉर्ड जैसे जमीन पे गिरी थी, सब कुछ वहां का तहस नहस हो जाता है, पूरी जमीन फट चुकी थी और उस तीसरे वाले कोर मेंबर का तो वहां से नामो निशान गायब हो चुका था। उसकी बॉडी राख में बदल कर गायब हो जाती है और उसकी सोल को दोबारा से वांग अपने पास रख लेता है ताकि आगे चलकर वो जो सोल है उसकी पावर को वापस से रिकवर करने में मदद कर सके। लेकिन तभी उसकी नजर उस पोर्टल पे पड़ जाती है जिस पोर्टल के अंदर से जाओ और उसकी वाइफ अभी गए थे। लगता है अब वांग वहां पर भी जाएगा और जाओ की वाइफ को मार देगा क्योंकि वो भी तो टैंग फैमिली की मेंबर है। उधर जाओ जो होता है अपनी वाइफ से कह रहा था, तुम चली जाओ यहाँ से, यहाँ पर क्यों आई हो, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, तुम्हारे फादर ने ही ये रिश्ता तोड़ दिया तो अब इसे रख कर क्या फायदा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब कभी भी मेरा पीछा मत करना। लेकिन वो ये कहते हुए भी काफी ज्यादा उदास लग रहा था। उसकी वाइफ जो होती है वो तो और ज्यादा उदास थी, वो वहां पर रोते हुए जाओ से कह रही होती है, वापस आ जाओ, कहीं मत जाओ मुझे छोड़कर। लेकिन जाओ सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी फ्लैंक स्वॉर्ड पे चढ़कर वहां से बहुत दूर निकल गया होता है, जहाँ रास्ते में वो सारी चीजें याद कर रहा था जब उसकी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में उसकी वाइफ ने कितनी ज्यादा मदद की थी। हर खतरों में उसकी वाइफ ने उसका साथ दिया है, भले से वो उसकी दुश्मन फैमिली से आती है लेकिन तब भी उसने उसके साथ कभी दुश्मनी नहीं की, एक अच्छा ही बर्ताव किया और एक वाइफ वाली सारी जिम्मेदारी उसने उठाई है। तब भी वो यहाँ पर गुस्से में उसे छोड़कर जा रहा है। इसी चीज का उसे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट महसूस हो रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर अब करे तो करे क्या, लेकिन वो काफी दूर निकल चुका था बस उन चीजों को याद करते हुए कि कैसे उसकी वाइफ ने उसकी देखभाल की थी। इसी वजह से उसके आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आने लगते हैं। वो रोते हुए वहां से जा रहा था, तभी उसे उसके फादर दिखाई देने लगते हैं। वो सिर्फ उनको वहां पर इमेजिन कर पा रहा था, असल में वो वहां पर नहीं थे। उसके फादर उससे कह रहे होते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टैंग फैमिली के कोर मेंबर की बेटी से प्यार करने की, तुम्हें पता है ना कि उन लोगों ने हमारी जान ली थी और हम सबको मार डाला था, लेकिन तब भी तुमने इतना बड़ा गुनाह कैसे किया, क्या तुम हमारी जान को भूल गए थे। उसे उसके सारे रिश्तेदार के लोग दिखाई दे रहे थे जिन सभी को टैंग फैमिली के मेंबर ने मिलकर मार डाला। इसी वजह से जाओ जो है वो टैंग फैमिली से इतनी ज्यादा नफरत करता है। सारे रिश्तेदार जाओ को वहां पर गद्दार कह रहे होते कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की, हमने तुम्हें अपना बेटा माना था लेकिन तब भी तुमने हमारे दुश्मन के साथ ही प्यार कर लिया, ये बहुत बड़ा गुनाह किया तुमने। ये सारी चीजों को याद करके जाओ को वहां पर बहुत बुरा लग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो एक तरफ अपनी वाइफ को छोड़कर चला जाए या फिर वो अपने फैमिली का बदला याद रखे। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था। उसे उसकी वाइफ की हर एक बात चुभ रही होती है कि कैसे वो तड़प तड़प कर उससे कह रही थी कि मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन तब भी वो अपने फादर और मदर से कह रहा होता है, फादर और मदर मुझे माफ कर देना। लेकिन
मैं अपनी वाइफ को छोड़कर जो जा रहा हूँ वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी टैंक फैमिली ने हमारी फैमिली के साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं रिटर्न जा रहा हूँ अपनी वाइफ के पास। हो सकता है कि आप मुझे इसके लिए माफ कर देंगे। दूसरी तरफ जाव की वाइफ जो होती है वो पूरे रेगिस्तान में भटकते हुए उसे ढूंढ रही थी कि कहाँ पर चला गया जाव। उसे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो रोते रोते सारी जगह को देख रही थी। तभी उसके पास जाव आ जाता है। उसे देखते साथ ही उसकी जो वाइफ होती है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जाव वहाँ पर अपनी वाइफ से कह रहा होता है, तुम्हारे एल्डर वगैरह ने हमारी फैमिली की जान ली थी, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे सारी दुश्मनी भुलाना चाहता हूँ। एक बार फिर से हम दोनों एक हो जाएंगे और इस बार हमें कोई नहीं अलग कर सकता। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वांग यहाँ पर आने ही वाला है, जो टैंक फैमिली के हर एक मेंबर को मार देगा। जाव अपनी वाइफ को दोबारा से गले लगा लेता है। वो दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। आप लोगों को क्या लगता है कि वांग यहाँ पर आकर जाव की वाइफ को मार देगा या नहीं मार देगा? अभी कमेंट करके बता दो, क्योंकि थोड़ी देर में तो ये चीज रिवील होने ही वाली है। तभी वहाँ पर बहुत ही मिस्टीरियस ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। ये ऑरा वांग का ही था, क्योंकि वांग अपने मॉस्किटो बीच पे सवार होकर पोर्टल के जरिए वहाँ पर आ चुका होता है, ताकि देख सके कि कौन उस पोर्टल के जरिए टैंक फैमिली का मेंबर भागने की कोशिश किया है। जाव जैसे ही वांग को देखता है वो उससे कहता है, तुम वांग लिन हो ना? हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, क्योंकि 400 साल पहले जब वांग अपने सेक्ट में रहा करता था तब उसकी जाव के साथ दोस्ती थी और इन दोनों के ही परिवार को टैंक फैमिली ने मिलकर मार दिया था। जाव वांग को वहाँ पर देखकर कह रहा होता है, वांग तुम यहाँ पर वापस आ गए। उस टाइम तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे, लेकिन अब तुम्हारी पावर को देखकर लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ चुकी है कि तुम फूजियान की जान ले लोगे। तुम्हें और मुझे, हम दोनों को पता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन फूजियान ही है। मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, ताकि हम दोनों मिलकर फूजियान की जान ले सके। वांग कह रहा होता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, फूजियान कभी भी मेरे चंगुल से बचकर नहीं जा सकता। वो दुनिया के किस भी कोने में क्यों ना छुप जाए, मैं वहाँ पर ढूंढ निकालूंगा उसे और उसकी जान ले लूंगा। फूजियान तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन उसके बाकी के जो कोर मेंबर हैं उन सबको भी मरना पड़ेगा। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। उसकी ऐसी बातें सुनकर जाओ की वाइफ को समझ आ गया होता है कि इस वांग ने उसके फादर की जान ले ली, इस वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। इस चीज को देखकर वांग समझ गया होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी थर्ड कोर मेंबर की बेटी है, यानी कि ये भी टैंक फैमिली की ही एक मेंबर है। और जैसे जाओ ने सुना था कि वांग यहाँ पर टैंक फैमिली के हर एक मेंबर को मार देगा, तो वो अपनी वाइफ को पीछे कर देता है और वांग के सामने आकर खड़ा हो जाता है कि नहीं, तुम मेरी वाइफ को कुछ नहीं कर सकते, इसे यहाँ पर छोड़ दो। इसका टैंक फैमिली से लेने देना कुछ भी नहीं है, बस वो उसकी फैमिली के एक मेंबर है। तब ये देखकर वांग भी समझ चुका था कि नहीं, यहाँ पर इस जाओ की वाइफ की यहाँ पर कोई गलती नहीं है, तो मैं बिला वजह किसी को नहीं मारूंगा। माना कि वांग रूथलेस है, लेकिन वो इतना भी बुरा इंसान नहीं कि बिला वजह ही वो सबकी जान लेता फिरे। इसलिए वो जाओ से कहता है, ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं अकेले ही फूजियान को संभाल लूंगा। अपनी वाइफ को लो और यहाँ से जितना दूर हो सकता है उतना दूर चले जाओ। अब वहाँ जाकर अपनी नई तरीके से जिंदगी गुजार लेना। और इतना कहने के बाद वांग उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जाओ जो था वो दोबारा से सोचने लग गया था कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो टैंक और उसकी फैमिली के सारे लोग हैं। उसे वापस से थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को टैंक फैमिली की जो मेंबर है उससे कैसे छोड़ सकता हूँ। साथ ही यहाँ पर उसकी वाइफ को भी गुस्सा आ रहा था कि जब वांग ने उसके फादर की जान ले ली तो जाओ वांग को कुछ कहा क्यों नहीं, वो तो उसी का साथ दे रहा था। जाओ वहाँ पर कह रहा होता है, जो मैं नफरत टैंक फैमिली से करता हूँ वो नफरत तब तक नहीं जाएगी जब तक कि मैं यहाँ पर अपनी जान न दे दूं। एक बार मैं मारा जाऊंगा तो सब कुछ भूल जाऊंगा। उसके बाद ना ही मेरे रिश्तेदार की यादें मुझे परेशान करेगी, ना ही मुझे मेरी वाइफ की यादें परेशान करेगी, लेकिन मरने से पहले मैं अकेला तो नहीं मरूंगा। वो दोबारा से अपनी वाइफ के पास आता है और उसे वहाँ पर गले लगा लेता है और अपनी वाइफ से कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना। और इतना कहने के बाद उसने अपनी वाइफ के पेट में ही एक डैगर घुसा दिया था। उसके बाद वो अपनी वाइफ से कह रहा था, मुझे माफ कर देना, मैं अपनी फैमिली के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं अपनी फैमिली के दुश्मन को कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तब भी तुम टैंक फैमिली की एक मेंबर हो जिसने मेरे फैमिली की जान ली थी। जिसके बाद जाओ की जो वाइफ होती है उसके बाहों में ही अपना दम तोड़ने लगती है। बेचारी की यहाँ पर कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर जाओ चाहता तो नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत कर सकता था, लेकिन उसने अलग ही रास्ता चुना। अपनी वाइफ के मरने के बाद जाओ से कह रहा होता है, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस दुनिया में हम दोनों के साथ बहुत ज्यादा परेशानियां थी, लेकिन जब हम दूसरी दुनिया में चले जाएंगे तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं पर जाकर हम दोनों नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। ये दुनिया हमारे लिए थी ही नहीं। इसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए खुद के ऊपर ही हमला कर देता है, जिस वजह से उसकी जान वहाँ पर जा चुकी थी और दोनों बेचारे हस्बैंड और वाइफ उसी रेगिस्तान के बीच में अपना दम तोड़ देते हैं। वांग ने तो यहाँ पर जाओ की वाइफ को, भले से वो टैंक फैमिली की मेंबर थी, तब भी छोड़ दिया था, लेकिन उसकी किस्मत में आज मरना ही लिखा था, इसलिए वो और जाओ दोनों यहाँ पर मर
चुके थे। बहुत ही बुरा हुआ इनके साथ, इतना तो इमोशनल सीन नहीं डालना चाहिए था। वांग को जैसे इसके बारे में पता चलता है कि उन दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली है, तो वहाँ पर से वो रिटर्न आता है। और वहाँ आने के बाद जाओ और उसकी वाइफ को मरा हुआ देख रहा था। उससे भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अफसोस महसूस हो रहा था। वो जाओ से कह रहा होता है तुम्हारे पास दो ऑप्शन था, या फिर तुम अपनी फैमिली की बात मानते हुए अपनी वाइफ को छोड़ देते, या फिर तुम उसके साथ नया जीवन गुजार सकते थे, लेकिन तुमने सबसे अलग रास्ता चुना और एक दूसरे की ही जान ले ली। वांग वहाँ पर उन दोनों की सोल को निकाल कर अपने पास रख लेता है, एक यादों की तरह, ताकि उनकी सोल के साथ वो जब भी उन्हें देखेगा तो उससे इसकी याद आएगी कि हाँ जाओ इतना अच्छा उसका दोस्त था, लेकिन उसके साथ क्या हो गया। इसके बाद वांग जो होता है पूरे शहर में ढूंढता है कि कहाँ पर एक नया बच्चा जन्म लेने वाला है। वहाँ पर जाने के बाद वो जो जाओ की सोल होती है उसे उस बच्चे की बॉडी के अंदर डाल देता है, ताकि जब वो बच्चा बड़ा हो तो उसके अंदर जाओ की मेमोरी तो हो, लेकिन वो कभी भी कल्टीवेशन दुनिया में नहीं आएगा, ताकि कभी भी उसकी फैमिली पे कोई खतरा न हो। जब तक इंसान नॉर्मल तरीके से रहता है तब तक उसके उतने दुश्मन नहीं होते। एक बार कल्टीवेशन की दुनिया में आ जाए तो उसकी दुश्मनों की लाइन लग जाती है, जैसा कि वांग के साथ हुआ। उसकी भी फैमिली कल्टीवेशन दुनिया में उसके कदम रखने के बाद ही मारी गई थी, और ऐसा ही जाओ के साथ भी हुआ था। इसीलिए वांग ने जाओ को नया जीवन दे दिया, ताकि वो नए जीवन की शुरुआत करे बिना कल्टीवेशन के। वांग कह रहा होता है अगर तुम यहाँ पर कल्टीवेशन की दुनिया में चले भी जाओ या फिर नहीं चले जाओ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुमसे एक बार फिर मिलूं। दूसरी तरफ हम फूजियान के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसके पास वांग की एक बहुत ही बढ़िया वाली पेंटिंग थी। न जाने किसने ये पेंटिंग बनाई, लेकिन वो उसे देखकर फूजियान कह रहा होता है जब मैं तुझसे पहले मिला था तब तो तू ऐसा नहीं था, पर अब तू पावरफुल बन गया है, लेकिन मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने मेरे पोते की जान ली थी, मैं उसका बदला तो तुझसे लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैंने तेरे पीछे बहुत लोग लगा दिए जो तेरी जान के दुश्मन बने फिर रहे हैं, बस तो उनके हाथ लग जा, तेरा मरना तो तय है। लेकिन तभी वहाँ पर भागते हुए एक सिपाही आ रहा होता है। वो वहाँ पर आने के बाद फूजियान से क्या होता है मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, हमने तियानिन सेट को भेजा था लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, वहाँ पर लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। उसी के साथ साथ जो 3 कोर मेंबर को हमने भेजा था वांग की जान लेने के लिए, वो तीनों के तीनों मारे जा चुके हैं। उस अकेले वांग ने उन सभी के सभी का खात्मा कर दिया। अब हमें नहीं लगता कि हमारे पास कोई भी ऐसा मौजूद है जो यहाँ पर वांग की जान ले सकता है। ये सुनकर तो फूजियान का दिमाग फिर चुका था कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो वांग को कैसे मार सकता है। इसलिए वो अपने साथियों को ऑर्डर दे देता है कि जाओ और उस डीमन को आजाद कर दो, जिस डीमन को हमने सालों से कैद करके रखा है। लगता है अब बारी आ चुकी है उस डीमन को आजाद करने की। वही एक डीमन है जो यहाँ पर वांग को मुकाबला करते हुए उसकी जान ले पाएगा। अगर वो डीमन भी नहीं मार पाता है वांग को, तो मुझे नहीं लगता कि वांग को कोई और मार सकता है। इसलिए तैयारी शुरू कर दो उस डीमन को जिंदा करने की। कैसे भी करके वो डीमन वांग को मारना ही चाहिए, मुझे वांग की जान चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। दूसरी तरफ वांग आगे बढ़ते हुए स्पिरिचुअल रूट के अगले वाले फॉर्मेशन को ढूंढ रहा था, और काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे वो स्पिरिचुअल रूट का फॉर्मेशन मिल भी जाता है, जहाँ पर काफी सारे स्पिरिचुअल रूट की मदद से वो फॉर्मेशन बनाया गया था। वांग कह रहा होता है फूजियान की फैमिली ने तो इतने मासूम लोगों की जान ली, उनकी स्पिरिचुअल रूट निकाला खुद की पावर बढ़ाने के लिए, लेकिन तब भी उनके पास कोई पावर नहीं है। मैंने तो अभी तक के टैंग फैमिली के कितने लोगों से फाइट की है, लेकिन कोई भी मेरे एक अटैक का मुकाबला नहीं कर पाया। न जाने आखिर किस तरह की उन लोगों के पास कल्टीवेशन पावर है, मुझे तो सब के सब लूजर ही लग रहे हैं। लेकिन ये करना बहुत ही ज्यादा घिनौना काम था, इतने सारे मासूम लोगों की स्पिरिचुअल रूट को निकालना, वो भी खुद की फैमिली को पावरफुल बनाने के लिए। फूजियान आखिर तू कितना गिर सकता है, तूने तो वैसे भी मेरी फैमिली को मार दिया और न जाने कितने मासूम लोगों की जान लिए, लेकिन अभी तक के तुझे सुकून नहीं मिला। तूने अनगिनत लोगों की स्पिरिचुअल रूट को भी निकाल लिया है। जिसके बाद हम बहुत दूर बने एक पहाड़ी का सीन देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसी पहाड़ी के अंदर वो डीमन रहता है जिसको फूजियान ने जिंदा करने का ऑर्डर दिया है ताकि वो वांग की जान ले सके। वो पहाड़ी वाला इलाका बहुत ही ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहा था, जिसके अंदर एक कॉफिन रखा होता है और उसी के कॉफिन के अंदर वो डीमन कैद था। जिसके बाद देखते ही देखते वो डीमन वहां पर अपनी आंखें खोल लेता है, यानी कि वो अब आजाद हो चुका है वांग की जान लेने के लिए। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।